हाय फ्रेंड्स, मैं जसवीर आपका जेके क्लासेज में स्वागत करता हूं। हम राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, जिसमें हमने राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार देख लिया था, जो 23 डिग्री 3 मिनट से प्रारंभ होकर 30 डिग्री 12 मिनट तक जाता था। तथा हमने देशांतरीय विस्तार भी देख लिया था। देशांतरीय विस्तार देख लिया था हमने। राजस्थान की सीमाएँ देख ली थी। राजस्थान अंतर्राज्यीय सीमा 5 राज्यों के साथ बनाता है। सर्वाधिक मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर की बनाता है तथा पंजाब के साथ 89 किलोमीटर की बनाता है तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान 1070 किलोमीटर की बनाता है। तथा हम आज आगे देखते हैं। मैंने कल गलती से ये बता दिया था कि कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में 36 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान में 26 किलोमीटर है। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है। राजस्थान में कर्क रेखा डूंगरपुर के चिकली गांव को छूते हुए बांसवाड़ा कुशलगढ़ के मध्य से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? बांसवाड़ा कुशलगढ़ के मध्य से गुजरती है। आज हम राजस्थान का भौतिक विभाजन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भौतिक विभाजन। आज हम राजस्थान का भौतिक विभाजन पढ़ रहे हैं। इसे राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया है। कौन से में? पहला बांटा गया पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा अरावली पठारीय प्रदेश तथा तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश होगा। चौथा दक्षिणी पूर्वी पठार प्रदेश या हाड़ौती का पठार होगा। कौन सा होगा? 4 भागों में बांटा गया है। तो हम आज मैप से समझ रहे हैं उनको हो कि कौन सा है और कितने भाग पर है। तो पहला भाग होगा, ये कौन सा होगा? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा होगा? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पहला भाग कौन सा हो गया? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा कौन सा होगा? अरावली। इसमें यह दूसरा कौन सा हो गया? अरावली प्रदेश। दूसरा कौन सा हो गया? अरावली प्रदेश। तीसरा कौन सा हो गया? तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश। और चौथा कौन सा होगा? दक्षिण पठारी प्रदेश तथा हाड़ौती का पठार। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। चौथा कौन सा होगा? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश तथा हाड़ौती का पठार। हमने राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। भौतिक विभाजन के तहत राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। जो पहला हो गया पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसमें यह राजस्थान के 61.11% भाग पे है। कितने पे? 61.11% भाग पे है तथा इसमें 40% जनसंख्या निवास करती है। कितनी? 40% जनसंख्या निवास करती है। दूसरा हो गया अरावली प्रदेश। इसमें यह 9% भाग पे है। राजस्थान कितने? 9% भाग पे है तथा इस पर 10% जनसंख्या निवास करती है। कितनी? 10% जनसंख्या निवास करती है। तीसरा भाग आ गया पूर्वी मैदानी प्रदेश। कौन सा आ गया? पूर्वी मैदानी प्रदेश। यह 23% भाग पे है। राजस्थान के 23% भाग पे है, जिसपे 39% जनसंख्या निवास करती है। 39% जनसंख्या निवास करती है। चौथा आ गया दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती का पठार। कौन सा हो गया? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती का पठार। यह 6.89 भाग पे है, लगभग 7% भाग पे है तथा इस पे 11% जनसंख्या निवास करती है। कितनी? 11% जनसंख्या निवास करती है। 50 सेमी राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। 50 सेमी ही रेखा, समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। 7 सेमी रेखा, समवर्षा रेखा, यह 2 भागों में बांटती है। इसे अरावली के पश्चिम में तो मरुस्थलीय प्रदेश आ जाएगा। अरावली के पश्चिम में मरुस्थलीय प्रदेश आ जाता है तथा अरावली के पूर्व में पूर्वी मैदानी प्रदेश तथा पठारी प्रदेश आया। कौन सा? पूर्वी मैदानी प्रदेश तथा पठारी प्रदेश आ जाएगा। 50 सेमी वर्षा बांटती है। यह राजस्थान तथा भारत की महान जल विभाजन रेखा कहलाती है। कौन सी? महान जल विभाजन रेखा कहलाती है। जल विभाजन का कार्य करती तथा जल विभाजन रेखा कहलाती है।
तो इसको सारणी की तरफ देखते हैं, जो ये पूरी एक सारणी में आ जाएगा, जो कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, हमने देख लिया कि ये 4 भागों में बांटा गया तथा 50 एमवी राजस्थान को 2 भागों में बांटती है तथा यह जल विभाजन का कार्य करती है। कौन सा जल विभाजन का कार्य करती है, हम इसे सारणी के रूप में देखते हैं। राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा होगा, पहला होगा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पहला कौन सा है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश तथा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसमें यह है 61 पॉइंट कितने 61.11% भाग पे है क्षेत्रफल, क्षेत्र। यह राजस्थान के 61.11 क्षेत्रफल पे है तथा इस पे 40% जनसंख्या निवास करती है। कितनी, 40% जनसंख्या कितनी, 40% जनसंख्या निवास करती है तथा इसकी उत्पत्ति 33 सागर से हुई है। किससे, 33 सागर से हुई है। उत्पत्ति 33 सागर। राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया, जिसमें पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। यह 61.11% भाग पे तथा इसमें 40% जनसंख्या निवास करती है तथा इसकी उत्पत्ति 33 सागर से हुई है। दूसरा कौन सा है, दूसरा है अरावली। अरावली प्रदेश। दूसरा कौन सा हो गया, अरावली प्रदेश। यह 9% भाग पे है। राजस्थान के 9% भूभाग पे अरावली क्षेत्र है तथा इसमें 10% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान की टोटल जनसंख्या से 10% जनसंख्या अरावली प्रदेश में निवास करती है तथा इसकी उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से मानी जाती है। किससे मानी जाती है, गोंडवाना लैंड से। अरावली प्रदेश 9% भाग पे तथा 10% जनसंख्या निवास करती है तथा इसकी उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से मानी जाती है। हमने 2 देख लिए हैं कि अरावली प्रदेश में 9% भाग पे तथा 10% जनसंख्या निवास करती है तथा गोंडवाना लैंड से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तीसरा कौन सा है, तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश, यह 23% भाग पे है। राजस्थान के कितने पे, 23% भूभाग पे है। 23% भूभाग पे तथा 39% जनसंख्या निवास करती है। कितनी, 39% जनसंख्या निवास करती है पूर्वी मैदानी प्रदेश में तथा इसकी उत्पत्ति 33 सागर से मानी जाती है। किससे मानी जाती है, इसकी भी उत्पत्ति 33 सागर से मानी जाती है। उत्पत्ति 33 सागर से मानी जाती है। तीसरा कौन सा था, पूर्वी मैदानी प्रदेश है जो 23% भाग पे तथा 39% जनसंख्या निवास करती है तथा 33 सागर से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। चौथा कौन सा है, चौथा है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती का पठार। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश तथा हाड़ौती का पठार, यह लगभग 7% पे है। एग्जैक्ट 6989% भाग पे तथा इस पे 11% जनसंख्या निवास करती है। कितनी, 11% जनसंख्या निवास करती है तथा इसकी उत्पत्ति भी गोंडवाना लैंड से मानी जाती है। किससे मानी जाती है, गोंडवाना लैंड से मानी जाती है। गोंडवाना लैंड।
हमने देखा है कि राजस्थान का भौतिक विभाजन के तहत राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। कितने? राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। कौन से में? पहला हो गया पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो राजस्थान के 61.11% भूभाग पे है, राजस्थान के 61.11% भूभाग पे, तथा यह इस पे 40% जनसंख्या निवास करती है। कितनी? 40% जनसंख्या निवास करती है, तथा इसकी उत्पत्ति तैतीस सागर से मानी जाती है। कितनी? तैतीस सागर से मानी जाती है। दूसरा हमने देखा था अरावली प्रदेश। कौन सा? अरावली प्रदेश, जो 9.9% भाग पे है, तथा इस पे 10% जनसंख्या निवास करती है, तथा इसकी उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से मानी जाती है। किससे? गोंडवाना लैंड से मानी जाती है। तीसरा कौन सा देखा था हमने देखा था पूर्वी मैदानी प्रदेश। यह 23% भूभाग पे है, राजस्थान के 23% भूभाग पे यह है, तथा इस पे 39% जनसंख्या निवास करती है। कितनी करती है? 39% जनसंख्या निवास करती है, तथा यह 33 सागर की अवशेष माना जाता है। 33 सागर से उत्पत्ति, 33 सागर का अवशेष माना जाता है। चौथा है कि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। चौथा क्या देखा था? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हाड़ौती का पठार भी बोला जाता है। हाड़ौती का पठार जो यह है लगभग 7%, वैसे एग्जैक्ट 6.89% भाग पे, तथा इस पर 11% जनसंख्या निवास करती है। कितनी? 11% जनसंख्या निवास करती है, तथा यह गोंडवाना लैंड से निर्मित है। किससे? गोंडवाना लैंड से निर्मित है। तो हम आगे देखते हैं। हमने चारों देख लिए हैं, तथा हम अब एक को देखते हैं डिटेल से कि कौन सा कितने भाग पे और क्या है। पहला पढ़ेंगे हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। यह राजस्थान के 61.11% भूभाग पे, कितने पे? 61.11% भूभाग पे, जो लगभग राजस्थान का 2/3 भाग है। राजस्थान का कितना? 2/3 भाग का। मरुस्थलीय प्रदेश को राजस्थान में तथा भारत में थार का मरुस्थल बोला जाता है। क्या? थार का मरुस्थल बोला जाता है, तथा इसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, तथा इस थार का मरुस्थल भी बोला जाता है। यह भारत का विशालतम मरुस्थलीय प्रदेश है, तथा इसको पाकिस्तान में चोलिस्तान का नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में इसको चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार देखते हैं कि भारत में कितना है तथा राजस्थान में कितना है। टोटल थार का मरुस्थल है जो भारत और पाकिस्तान में विस्तारित है। किसमें? भारत में कितना है? भारत में ये 62% है। कितना है? टोटल थार के मरुस्थल का भारत में 62% हिस्सा है। कितना है? 62%, तथा 38% पाकिस्तान में। किसमें? पाकिस्तान में कितना है? 38%। कितना है? 38%। पाकिस्तान में 38% है। भारत 62% इसका विस्तार है। जो भारत के 4 राज्यों में इसका 62% विस्तार है। 4 राज्य राजस्थान भारत के 62% में से राजस्थान में 61.11% भाग है। भारत के 62% में से राजस्थान में 61.11% भाग का विस्तार राजस्थान में है थार के मरुस्थल का, तथा बचा 0.89 गुजरात, पंजाब और हरियाणा। बचा हुआ भाग गुजरात, पंजाब और हरियाणा में, तथा राजस्थान में यह 61.11% भूभाग पे है। मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसको थार का मरुस्थल भी बोला जाता है, तथा इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बोला जाता है। यह पाकिस्तान में इसको चोलिस्तान बोला जाता है। पाकिस्तान में क्या बोला जाता है? इसको चोलिस्तान बोला जाता है। तथा यह भारत में 62% विस्तारित है। भारत में 62% है, तब भारत के 62% में से राजस्थान में 61.11% पे है। कितने पे? 61.11%। लगभग राजस्थान के 1/75 वर्ग किमी क्षेत्रफल पे है। कितने पे है? राजस्थान में यह है 1,75,000 वर्ग किमी क्षेत्र पे है। कितने पे है?
1,75,000 वर्ग किमी क्षेत्रफल पे है। तो यह राजस्थान के 2/3 भाग में विस्तारित है। कितने? 2/3। हमने देख लिया है कि राजस्थान में यह 61.11% भाग पे तथा 1,75,000 वर्ग किमी पर है। और यह राजस्थान में 61.11% पे है तथा बचा हुआ भाग 0.89 यह गुजरात, पंजाब और हरियाणा में है। तथा राजस्थान में यह 1,75,000 वर्ग किमी पर है तथा यह राजस्थान के 2/3 भाग पर है। कितने? 2/3 भाग पर है। तो यह लगभग राजस्थान के 12 जिलों 12 जिलों में विस्तारित है। यह राजस्थान के 12 जिलों में विस्तारित है। कितने? 12 जिलों में विस्तारित है। थार का मरुस्थल विश्व का एक ऐसा मरुस्थल है जहाँ सर्वाधिक जनघनत्व है तथा सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। कितनी? सर्वाधिक जैव विविधता तथा सर्वाधिक जनघनत्व है। सर्वाधिक जनघनत्व विश्व का एकमात्र यह मरुस्थल है जहाँ पे सर्वाधिक जनघनत्व तथा सर्वाधिक आबादी पाई जाती है। जनघनत्व है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तय रेगिस्तान का विस्तार धीरे धीरे मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली की तरफ हो रहा है तथा रेगिस्तान का धीरे धीरे आगे बढ़ना माचन तथा मरुस्थलीकरण कहलाता है। क्या? मरुस्थलीकरण तथा माचन कहलाता है। रेगिस्तान का धीरे धीरे आगे बढ़ना मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण कहलाता है तथा इसके लिए जैसलमेर का नाचना गांव प्रसिद्ध है। कौन सा? जैसलमेर का नाचना गांव प्रसिद्ध है। इसके लिए जैसलमेर का नाचना गांव। कौन सा? नाचना गांव प्रसिद्ध है। मरुस्थल का या रेगिस्तान का धीरे धीरे आगे बढ़ना मरुस्थलीकरण कहलाता है तथा इसके लिए जैसलमेर का नाचना गांव प्रसिद्ध है। कौन सा? नाचना गांव प्रसिद्ध है। तथा पूर्णतः वनस्पति रहित कुख्यात क्षेत्र समगांव है। कौन सा है? समगांव है, जो कि जैसलमेर में समगांव है, जैसलमेर है। पूर्णतः वनस्पति रहित जैसलमेर का के लिए कुख्यात जैसलमेर का समगांव है। जैसलमेर के समगांव में बिल्कुल भी वनस्पति नहीं है, इसलिए यह कुख्यात है। विख्यात और कुख्यात दोनों अलग अलग चीज़ है। विख्यात प्रसिद्धि होती है कि कोई व्यक्ति कुछ काम करता है या कोई स्थान जो प्रसिद्ध होता है उसके लिए बोलते हैं विख्यात। तथा कुख्यात किसको बोलते हैं? जो कुकर्म करता है उसको कुख्यात बोलते हैं। तो यह एक वनस्पति रहित है, मतलब कि वहाँ पे बिना वनस्पति का स्थान है, तो इसलिए इसे कुख्यात बोला जाता है। कुख्यात जैसलमेर का समगांव है। कौन सा? समगांव है। ठीक है, हम आगे देख रहे हैं जी कि यह मैप पे समझते हैं कि थार का मरुस्थल भारत में कितना है तथा इसे
अब मैप से दुआ देख लेना। ये आगे 50 सेमी, इधर अरावली आ जाएगी, इधर अरावली का क्षेत्र आ जाएगा तथा पूर्वी मैदानी प्रदेश तथा पठारी प्रदेश आ जाएगा। कौन सा पूर्वी मैदानी तथा पठारी प्रदेश आ जाएगा? ये 61 हिस्सा है राजस्थान का। कौन सा? 61.11% हिस्सा है। 61.11% हिस्सा है। इसमें मरुस्थल का विस्तार है तथा मरुस्थल को भी 2 भागों में बांटती है 25 सेमी समवर्षा। कौन सी? 25 सेमी वर्षा रेखा। पच्चीस सेमी वर्षा रेखा मरुस्थल को भी 2 भागों में बांटती है। कौन से में? एक तो सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश आ जाएगा, सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश, और दूसरा कौन सा आएगा? अर्ध सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश आ जाएगा। अर्ध सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश आ जाएगा तथा हम देखते हैं कि सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश 2 भागों में बांट दिया मरुस्थलीय प्रदेश को 25 सेमी वर्षा रेखा ने तथा अब अर्ध सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश को भी 4 भागों में बांटा गया है। कौन से में बांटा गया है? घग्गर का मैदान हो जाएगा यहाँ पे, घग्गर का मैदान, घग्गर का मैदान, यहाँ पे शेखावटी क्षेत्र आ जाएगा, शेखावटी, शेखावटी, यह नागौरी उच्च भूमि आ जाएगी, उच्च भूमि, था यह आ गया लूनी बेसिन। कौन सा? लूनी बेसिन आ गया, ठीक है। और यह है सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है कि बालुका स्पुत या टीले युक्त क्षेत्र, युक्त क्षेत्र, यहाँ पे पड़ता है जो बालुका स्पुत मुक्त क्षेत्र है, जो पथरीला तथा कंकड़ पत्थर से निर्मित है, पथरीला तथा कंकड़ पत्थर से निर्मित है तथा यह रेतीला मरुस्थल है। कौन सा? रेतीला का मरुस्थल। थार का मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया है। कौन से में? थार का मरुस्थल हो गया, थार का मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया है। एक आ जाएगा शुष्क तम मरुस्थल, था दूसरा आ गया अर्ध शुष्क, दूसरा कौन सा हो गया? अर्ध सूक्ष्म मरुस्थल, ठीक है। तो सूक्ष्म मरुस्थल प्रदेश को भी 2 भागों में बांटा गया है। कितने में? 2 भागों में। पहला हो गया बालुका, युक्त क्षेत्र, और एक रहित क्षेत्र, बालुका कौन सा हो गया? एक तो हो गया बालुका स्पुत युक्त क्षेत्र तथा एक हो गया बालुका स्पुत रहित क्षेत्र तथा अर्ध सूक्ष्म मरुस्थल। अर्ध सूक्ष्म मरुस्थल को भी 4 भागों में बांटा गया है। कौन से में? एक तो हो गया घग्गर बेसिन, एक हो गया घग्गर बेसिन, दूसरा शेखावटी प्रदेश, शेखावटी प्रदेश, तीसरा हो जाएगा नागौरी उच्च भूमि, और चौथा कौन सा हो गया? नागौरी उच्च भूमि, चौथा हो गया लूनी बेसिन। चौथा कौन सा हो गया? लूनी बेसिन।
अर्ध शुष्क को 4 भागों में बांटा गया है। एक था घग्गर बेसिन आ जाएगा, दूसरा है शेखावटी प्रदेश, शेखावटी प्रदेश आ गया, तथा तीसरा नागौरी उच्च भूमि आ जाएगी, नागौरी उच्च भूमि आ जाएगी, चौथा लूनी बेसिन, कौन सा लूनी बेसिन आ जाएगा। पहला बालुका स्फुट मुक्त क्षेत्र है, तथा इसमें हम 5 देखेंगे, 5 टॉपिक देखेंगे कि हमादा इसी के अंदर आता है, तथा रेग, सीज, मगरा और लाठी सीरीज, ये चारों पांचों इसी के अंदर आएंगे कि रेग हमादा क्या है तथा यह कहाँ पाया जाता है, ये भी देखेंगे। तो हमारा ये इधर है जैसलमेर, जोधपुर तथा बाड़मेर, ये तीनों क्षेत्र में फैला हुआ है। कौन सा? बालुका मुक्त क्षेत्र। कौन से में? जैसलमेर, जोधपुर तथा बाड़मेर। जो जैसलमेर के पोखरण, जैसलमेर के पोखरण यह जैसलमेर के पोखरण, तथा बाड़मेर के बालोतरा तथा जोधपुर के फलोदी, क्या फलोदी, जोधपुर के फलोदी तथा बाड़मेर के बालोतरा, तक यह त्रिभुज की आकृति में है। कैसी? त्रिभुज की आकृति में है, ऐसे पथरीला है यहाँ से। पथरीला है। हमादा, इसी को हमादा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हमादा, इसको बोला जाता है हमादा। क्या बोला जाएगा? हमादा क्या है कि पोखरण, फलोदी तथा बालोतरा के मध्य पथरीली पहाड़ियाँ, जो छोटी मोटी है कि एक पहाड़ियाँ कंकड़ से निर्मित जो भूमि है उसको हमादा बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? हमादा बोला जाएगा। यह चट्टानी त्रिभुजाकार है। क्या है? पोखरण, फलोदी व बालोतरा के मध्य त्रिभुजाकार में, कौन से? त्रिभुजाकार में जो कंकड़ पत्थर से निर्मित पहाड़ियां हैं वह हमादा कहलाती है। क्या? हमादा कहलाती है। त्रिभुज के रूप आकार चट्टाने हमादा कहलाती है। क्या कहलाती है? हमादा कहलाती है। तो अब देखते हैं कि सीज क्या है? सीज यह एक निर्धारित किया गया स्थान है। सीज एक निर्धारित किया गया स्थान है जो कि सौर ऊर्जा के लिए है। कौन सा है? सोलर एनर्जी एंटरप्राइज जोन, इसको बोला जाएगा सोलर एनर्जी एंटरप्राइज जोन। सीज एक सोलर एनर्जी एंटरप्राइज जोन है। यह हमादा में स्थित है। इसको निर्मित किया गया है कि यहाँ पे सौर ऊर्जा का उत्पादन सर्वाधिक होगा। राजस्थान में सौर ऊर्जा का उत्पादन यहाँ पे ही सर्वाधिक होगा, क्योंकि यहाँ पे यह नापा गया है कि सूर्य किरणें सीधी पड़ती है तथा यहाँ पे अतिरिक्त किरणें पड़ने से यहाँ पे सौर ऊर्जा का अतिरिक्त उत्पादन होता है। इसलिए इसे अलग से जोन बना दिया गया है जिसे सीज बोला गया है। क्या बोला गया? सीज। रेग क्या है? हमादा के चारों तरफ पत्थर तथा मिट्टी से निर्मित क्षेत्र रेग कहलाता है। रेग एक पत्थर तथा कंकड़ से निर्मित मिश्रित क्षेत्र है। रेग कौन सा है? पत्थर तथा कंकड़ से निर्मित क्षेत्र है। रेग हमादा के
चारों तरफ पत्थर व कंकड़ कंकड़ के मिश्रित रूप को कहते हैं। रे किसे कहते हैं? हमादा। हमादा के चारों तरफ, हमादा के चारों तरफ पत्थर व कंकड़ से निर्मित मिश्रित रूप को ही रे कहते हैं। इसमें मिट्टी भी है, कंकड़ भी है तथा पत्थर भी है, पत्थर भी है। अगला देखते हैं हम क्या, मगरा। मगरा मगरा फलोदी से पोखरण से बालोतरा तक, पोखरण से बालोतरा तक, पोखरण से बालोतरा तक कटी फटी पर्वत श्रृंखला मगरा कहलाती है। पोखरण से बालोतरा तक कटी फटी क्षेत्र मगरा कहलाती है तथा त्रिकुट पहाड़ी भी इसी का हिस्सा है, जो कि जैसलमेर में पड़ती है, जैसलमेर में पड़ती है तथा इस पे जैसलमेर का दुर्ग निर्मित है। कौन सा जैसलमेर का दुर्ग निर्मित है? मगरा। यह है पोखरण से, पोखरण से बालोतरा, बालोतरा के मध्य कटिपट्टी निर्मित पर्वत श्रृंखला है के मध्य मध्य कटी फटी पहाड़, कटे पटे पहाड़ मगरा कहलाते हैं। तो लाटी सीरीज, लाटी सीरीज क्या है? लाटी सीरीज पोखरण से मोहनगढ़, पोखरण से मोहनगढ़, पोखरण से मोहनगढ़, पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य भूगर्भीय जल पट्टी है जो मिट्टे पानी की है तथा यही लाटी सीरीज कहलाती है। लाटी सीरीज, लाटी सीरीज पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य है तथा यह एक भूगर्भीय जल पट्टी है। कौन सी है? भूगर्भीय जल पट्टी है। जल पट्टी है, ये मिट्टे पानी की है तथा मिट्टे पानी की है तथा इस पे ये सेवन घास पाई जाती है जो पौष्टिक होती है, बहुत पौष्टिक होती है। इसमें सेवन घास पाई जाती है। सेवन घास पाई जाती है। यह साल भर हरी भरी रहती है, यह साल भर हरी भरी रहती है तथा इस पे सेवन घास पाई जाती है जिसको स्थानीय भाषा में लिल्लोण भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लिल्लोण। स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है? लिल्लोण बोला जाता है सेवन घास को। यह फिर से देख लेना, पोखरण, जैसलमेर के पोखरण, जोधपुर के फलोदी तथा बालोतरा के बाड़मेर के बालोतरा के मध्य पर्वतीय भाग हमादा कहलाता है। हमादा त्रिभुजाकार चट्टाने हैं, हमादा त्रिभुजाकार चट्टाने हैं तथा हम रेग 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 हमादा के चारों तरफ, हमादा के चारों तरफ कंकड़ पत्थर तथा पर्वतीय क्षेत्र से मिश्रित रूप को रेग कहते हैं। इसमें मिट्टी, कंकड़ पत्थर सब आ जाएंगे तथा मगरा, मगरा पोखरण से बालोतरा, पोखरण से बालोतरा तक की कटीपटी पहाड़ियों को मगरा बोला जाता है। मगरा त्रिकुट पहाड़ी भी मगरा का ही हिस्सा है, त्रिकुट पहाड़ी भी मगरा का हिस्सा है तथा सीज, सीज यह एक जोन निर्धारित किया गया है, जो निर्धारित किया गया है जो सौर ऊर्जा के लिए है, सौर ऊर्जा के लिए जिसको सोलर एनर्जी एंटरप्राइज जोन बोला जाता है, सोलर एनर्जी एंटरप्राइज जोन बोला जाता है तथा पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य, पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य एक भूगर्भीय जलपट्टी है, भूगर्भीय जलपट्टी है जिसे लाटी सीरीज बोला जाता है, जिसे लाटी सीरीज बोला जाता है तथा इसमें सेवन घास पाई जाती है। कौन सी सेवन घास पाई जाती है? जो पौष्टिक होती है तथा इसको स्थानीय भाषा में लिल्लोण बोला जाता है। कि माना जाता है कि यह भूगर्भीय पट्टी पहले यहाँ पे सरस्वती नदी बहती थी। कौन सी सरस्वती नदी बहती थी? तो वर्तमान में लुप्त हो चुकी है, वर्तमान में लुप्त हो चुकी है। उसी के ऊपर यह मिट्टी पानी की भूगर्भीय जलपट्टी है। कौन सी भूगर्भीय जलपट्टी? चांदनगांव, चांदनगांव है, चांदनगांव है जिसमें एक कुआं खोदा गया है जिसे थार का गढ़ा तथा चांदन नलकूप बोला जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में चौहान बोला जाता है। क्या बोला? चौहान बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चांदनगांव में एक कुआं खोदा गया है, चांदनगांव में एक कुआं।
कुआं खोदा गया है, कुआं खोदा गया है जिसे थार का गड़ा, क्या बोला था, थार का गड़ा। थार का गड़ा या चांदन नलकूप बोला जाता है, नलकूप। ये स्थानीय भाषा में चौहान बोला जाता है, स्थानीय भाषा में इसे चौहान बोला जाता है तथा इसे चांदन नलकूप बोला जाता है तथा थार का गड़ा भी बोला जाता है। युक्त क्षेत्र, यह रेतीला मरुस्थल है। कौन सा है, रेतीला मरुस्थल आएगा इसमें। कौन सा आएगा, रेतीला मरुस्थल आएगा इसमें। जैसे आएगा अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य ये बालुका स्फुत तथा अनुप्रस्थ, बरखान, तारानुमा, ऐसा आएंगे। तो इनको एक एक को डिटेल में देखेंगे कौन सा आएगा। तो पहला आएगा अनुदैर्घ्य, कौन सा है, अनुदैर्घ्य तथा इसको रेखीय बालुका स्फुत भी बोला जाता है। कौन सा बोला जाता है, रेखीय। कौन सा आएगा, अनुदैर्घ्य। अनुप्रस्थ आएगा, सॉरी अनुप्रस्थ आएगा, अनुदैर्घ्य आ गया अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ बालुका स्फुत। मैं दो का आपको अंतर करके बताऊंगा क्योंकि ये दोनों सेम है तथा ये याद करने में भी आसानी हो जाएगी। क्या, अनुदैर्घ्य तथा ये रेखीय बालुका स्फुत, ये है वायु के समानांतर बनते हैं। कैसे बनते हैं, वायु के समानांतर बनते हैं। जैसे कि ये रेगिस्तान आ गया तो हवा इधर से इधर जाएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएगी, लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएगी हवा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएगी। तो ये मंद पड़ने पे एक टीले का निर्माण करेगी, जिसको रेखीय बालुका स्फुत बोला जाता है। क्या बोला, रेखीय बालुका स्फुत तथा अनुदैर्घ्य बोला जाता है। यह हवा के समानांतर बनता है। कैसे बनता है, हवा के समानांतर। कैसे बनता है, हवा के समानांतर बनता है तथा यह सर्वाधिक जैसलमेर, बीकानेर, सूरतगढ़ में बनता है। क्या पे बनता है, जैसलमेर, यह सर्वाधिक जैसलमेर, बीकानेर और सूरतगढ़। सर्वाधिक ये कहाँ पे बनता है, जैसलमेर, बीकानेर तथा सूरतगढ़ में बनता है। तथा अनुप्रस्थ यह है अवरोध के कारण बनता है। कैसे बनता है, अवरोध के कारण बनता है कि हवा चल रही है, हवा के बीच में कोई अवरोध आ जाएगा, अवरोध आने के कारण इसका निर्माण होगा। अनुप्रस्थ का निर्माण कैसे होगा, हवा के ये अवरोध के कारण होगा। तो यह समकोण बनेगा। कौन सा बनेगा, समकोण। जैसे ये मरुस्थल आ गया तो इसमें ऐसे समकोण कुछ अवरोध आ जाएगा, अवरोध आ गया, हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी, लो प्रेशर की तरफ जाएगी। तो यहाँ पे टीले का निर्माण हो जाएगा। इसको अनुप्रस्थ बालुका स्फुत बोला जाता है। यह वायु के समकोण पे बनता है। कैसे बनता है, हवा के समकोण पे बनता है। कैसे, हवा के समकोण पे बनता है। अवरोध से निर्मित होता है, पर अवरोध से निर्मित होता है। यह हवा के समकोण पर बनता है तथा मार्ग में अवरोध से निर्मित होता है। किससे, अवरोध से निर्मित होता है तथा यह सर्वाधिक बाड़मेर तथा जोधपुर में बनता है। यह सर्वाधिक कहाँ पे बनता है, बाड़मेर तथा
जोधपुर में। कहाँ पे बनेगा? सर्वाधिक ये है बाड़मेर तथा जोधपुर में बनेगा। बाड़मेर तथा जोधपुर। अनुदैर्ध्य देख ले, अनुदैर्ध्य तथा रेखीय बालुका स्फुट यह हवा के समानांतर बनता है तथा अनुप्रस्थ यह समकोण पर बनता है, मार्ग में अवरोध आने के कारण बनता है। ठीक है, हम अगला देखते हैं। हमने दो देख लिए कि दो टीले कौन से होते हैं या बालुका स्फुट कौन से होते हैं। तीसरा है सरब काफिज बालुका स्फुट। चौथा आएगा पैराबोलिक। कौन सा? पैराबोलिक बालुका। तीसरा कौन सा आ गया? सरब काफिज बालुका स्फुट आ गया तथा चौथा आ गया पैराबोलिक बालुका स्फुट। कौन सा आ गया? पैराबोलिक। यह दोनों सेम है। एक जैसे ये है वायु की मंद गति या हवा की मंद गति से निर्मित होता है, हवा की मंद गति से निर्मित होता है तथा यह है कोई किसी अवरोध, जैसे ये मरुस्थल तथा ये कोई अवरोध झाड़ी या पेड़ वेड़ आ गया तो यह एक तरफ निर्मित होता है। जो निर्मित टीला होता है या बालुका स्फुट होता है उसको सरब काफिज बोलते हैं। सरब काफिज बोलते हैं तथा जो दोनों तरफ निर्मित होता है उसको पैराबोलिक बोला जाता है। पैराबोलिक बोला जाता है तथा राजस्थान में सर्वाधिक यही पैराबोलिक ही पाया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक यही पाया जाता है। झाड़ियों के अवरोध से निर्मित होता है। अवरोध से निर्मित, यह झाड़ियों के अवरोध से निर्मित होता है तथा एक तरफ होता है। यह सर्वाधिक बीकानेर में बनता है। कहाँ बनता है? सर्वाधिक बीकानेर में बनता है। यह झाड़ियों के अवरोध से निर्मित होता है तथा यह भी झाड़ियों के अवरोध से निर्मित होता है। झाड़ियों के अवरोध से निर्मित, यह भी बीकानेर में सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो राजस्थान में भी इसी की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। राजस्थान में थार के मरुस्थल में सर्वाधिक पैराबोलिक प्रकार के बालुका स्फुट पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक। तो हम अगला देखते हैं 5 नंबर का बालुका स्फुट। यह स्टार की आकृति में होता है। यह हवा के कटाव के कारण स्टार की आकृति ले लेता है। यह चट्टान या टीला होता है जो हवा के कटाव के कारण स्टार का रूप ले लेता है। जैसे हवा से कटाव हो के यह स्टार के रूप में आ जाता है। यह हवा के कटाव से निर्मित होता है। हवा के कटाव के कारण यहाँ से कन्फर्म राजस्थान की काफ़ी एग्जामों में क्वेश्चन आ जाते हैं तथा यह बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यह
हम देखते हैं तारानुमा देख रहे हैं, तारानुमा का बालू का स्पूत देख रहे थे, हवा के कटाव के कारण निर्मित होता है, हवा के कटाव के कारण निर्मित होता है तथा यह श्रृंखलाबंध पाया जाता है, श्रृंखलाबंध तथा 10 से 25 मीटर ऊंचाई लिए हुए होते हैं। कैसे होते हैं? श्रृंखलाबंध होते हैं, एक श्रृंखला में जुड़े हुए से होते हैं तथा यह 10 से 25 मीटर की ऊंचाई लिए हुए होते हैं। कितनी? 10 से 25 मीटर की ऊंचाई। यह सर्वाधिक जैसलमेर तथा सूरतगढ़ में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? जैसलमेर तथा सूरतगढ़ में पाए जाते हैं। गंगानगर के सूरतगढ़ में यह सर्वाधिक पाए जाते हैं। हम अगला देखते हैं बरखान। कौन सा? बरखान। हमने तारानुमा देख लिया है, तारानुमा देख लिया। यह श्रृंखलाबंध होते हैं तथा 10 से 25 मीटर की ऊंचाई लिए हुए होते हैं। यह सर्वाधिक जैसलमेर तथा सूरतगढ़ में पाए जाते हैं। यह हवा के कटाव के कारण निर्मित होते हैं। कैसे होते हैं? हवा के कटाव के कारण निर्मित होते हैं। अगला है बरखान। कौन सा है? बरखान। 6 नंबर का बरखान। बरखान यह सबसे नुकसानदायक होता है। इससे रेगिस्तान का मरुस्थलीकरण होता है तथा रेगिस्तान इससे आगे विस्तारित होता है। कौन सा? यह बरखान। बरखान बरखान कैसा है? यह अर्धचंद्राकार होता है। कैसा? अर्धचंद्राकार होता है। यह अर्धचंद्राकार आकृति में निर्मित होता है। कौन सी में? अर्धचंद्राकार आकृति में निर्मित होता है। इसको अर्धचंद्राकार बालू का स्पूत बोला जाता है। कौन सा? अर्धचंद्राकार बालू का स्पूत। चंद्राकार बालू का कौन सा बोला जाता है? अर्धचंद्राकार बालू का स्पूत भी बोला जाता है। यह सबसे नुकसानदायक होता है। सबसे नुकसानदायक यही होता है तथा यह वायु के भंवर से निर्मित होता है। आपने काफ़ी बार मूवियों में देखा होगा कि यह बड़े बड़े टीले होते हैं तथा बीच में से ये कटे हुए होते हैं, जो हवा के भंवर या वायु के भंवर से निर्मित होता है। कैसे होते हैं? हवा के भंवर से निर्मित होते हैं। हवा से निर्मित होते हैं तथा यह 10 से 20 मीटर ऊंचा तथा 100 से 200 मीटर चौड़ाई में होते हैं। कैसे होते हैं? 10 से 20 मीटर 10 से 20 मीटर ऊंचाई लिए हुए तथा 100 से 200 मीटर 100 से 200 मीटर चौड़ाई लिए हुए होते हैं। चौड़ाई में होते हैं। 100 से 200 मीटर चौड़ाई में होते हैं तथा यह सर्वाधिक सिक्कर तथा चूरू में पाए जाते हैं। कहाँ पे? सिक्कर तथा चूरू। सिक्कर तथा चूरू में मैक्सिमम पाए जाते हैं। कैसे मैक्सिमम पाए जाते हैं? चूरू की भल्लेरी गांव इसके लिए तो प्रसिद्ध है। कौन सा? भालेरी गांव। चूरू का भालेरी गांव इसके लिए प्रसिद्ध है। हमने ये देख लिया है। हम अगला देखते हैं। हमने बरखान देख लिए है। बरखान एक अर्धचंद्राकार आकृति में निर्मित होते हैं। अर्धचंद्राकार निर्मित बालू का स्पूत है। यह 10 से 20 मीटर ऊंचाई लिए हुए तथा 100 से 200 मीटर चौड़ाई लिए हुए होते हैं। कितनी? 100 से 200 मीटर चौड़ाई लिए हुए होते हैं। अगला हम देखते हैं अर्घ या इर्ग। कौन सा? अर्घ या इर्ग। अर्घ या इर्ग। काफ़ी जगह अर्घ लिखा हुआ मिलता है तथा काफ़ी जगह इर्ग लिखा हुआ मिलता है। तो यह वनस्पति रहित क्षेत्रों में निर्मित होते हैं। कैसे? वनस्पति रहित क्षेत्रों में, जैसे
हमने काफ़ी फोटो देखी जो लहरदार होती है, लहरदार होती है। कैसे होती है? लहरदार होती है। यह वनस्पति रहित क्षेत्र में होता है। यह कैसे होता है? लहरदार होते हैं, लहरदार होते हैं। तो लहरदार या उम्रिकाओं के लिए हुए होते हैं। लहरदार बोल दो या उम्रिका। हाँ, उससे निर्मित होते हैं। कैसे निर्मित होते हैं? उम्रिकाओं से निर्मित होते हैं। तो यह टीला, तो यह है दोरे। दो अर्गों के मध्य के भाग को दोरे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दोरे। दोरे क्या है? दो अर्ग या इर्ग के मध्य के भाग को, मध्य भाग को। सर टीला, टीला अर्ग के ऊपर के भाग को बोलते हैं टीला। क्या बोलते हैं? ऊपरी भाग को टीला बोलते हैं। अर्ग बोल दो या टीला बोल दो। अर्ग या टीला, ऊपरी भाग को अर्ग या टीला बोलते हैं तथा बीच में जो जगह होती है उसको दोहरा बोलते हैं। दो अर्गों के बीच के स्थान को दोहरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हमने ये देख लिया है कि अर्ग या इर्ग क्या होता है? यह लहरदार होते हैं, यह लहरदार होते हैं तथा यह उम्रिकाओं से निर्मित होते हैं, उम्रिकाओं से निर्मित होते हैं। अगला देखते हैं धैर्यन। धैर्यन तथा नेटवर्क, नेटवर्क बालुका स्फूत। कौन से? धैर्यन तथा बालुका। कौन सा आ गया? धैर्यन। धैर्यन यह जैसलमेर में, जैसलमेर जिले के भ्रमणशील बालुका स्फूत है। कौन से है? जैसलमेर के, जैसलमेर के भ्रमणशील बालुका स्फूत। धैर्यन किसको बोला जाता है? जैसलमेर भ्रमणशील, भ्रमणशील जो बालुका स्फूत है उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? धैर्यन बालुका स्फूत जो हवा के साथ साथ अपनी जगह स्थानांतरण चेंज करते रहते हैं उनको बोला जाता है कि बालुका स्फूत धैर्यन। तथा नेटवर्क, नेटवर्क बालुका स्फूत। कौन से? नेटवर्क बालुका स्फूत। कौन से? नेटवर्क बालुका स्फूत। यह है धैर्यन। जब लगतमार धैर्यन प्रकार के बालुका स्फूत होते हैं उसको नेटवर्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेटवर्क। जैसे यह धैर्यन, धैर्यन, धैर्यन टीले तथा इसको यह लगतमार होते हैं तभी इसको नेटवर्क बोला जाता है। धैर्यन के क्रमबद्ध रूप को बालुका स्फूत के क्रम बंद रूप को तथा दो धैर्यन के मध्य को, दो धैर्यन के मध्य को मार्ग या कारवा या गासी बोला जाता है। दो धैर्यन के मध्य जो आने जाने का स्थान तथा मार्ग होता है, मार्ग होता है उसको वो कारवा या गासी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कारवा या गासी बोला जाता है। कारवा या गासी किसको बोला? दो धैर्यन के मध्य को, हिस्से को कारवा या गासी। दो धैर्यन के मध्य का मार्ग।
हमने आज देख लिया है कि बालुकामय स्फूत मुक्त क्षेत्र तथा युक्त क्षेत्र दोनों देख लिए हैं। हम अगले वीडियो में देखेंगे कि मरुस्थलीकरण से संबंधित कि जो पानी एकत्रित करने की जो परंपरागत वो चलती है ना, खडीन, वैसे इनको देखेंगे हम अगले वीडियो में। ठीक है।